जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाला हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसे हिंदी में समास और इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। दोस्तों समास होता क्या है, समास के कितने भेद होते हैं और उन भेदों को पढ़ना कितना जरूरी है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए समास को शुरू करते हैं। दोस्तों समास को जानने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर समास होता क्या है, जिसे इसके परिभाषा को बोलते हैं। देखिए परिभाषा में होता क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ये हो गया आपका नोट्स, जो काफी बच्चे रट लेते हैं इसे। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए समास का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्द, जब एक शब्द को दूसरे शब्द को जब आपस में मिला देंगे तो उसी को बोलते हैं समास। क्योंकि एक शब्द को दूसरे शब्द से मिलाने से नया शब्द बनता है, उसी को बोलते हैं समास। और भी इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि देखिए समास का मतलब होता है कि घटा देना, या फिर वाक्यों को या शब्दों को घटा देना, या फिर शब्दों का संक्षेपीकरण या फिर वाक्यों का संक्षेपीकरण ही समास कहलाता है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। देखिए समास को जानने से पहले चलिए इसका उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए इसका उदाहरण दिया हुआ कि राजा का पुत्र। देखिए ये क्या है, एक शब्द है, दूसरा एक शब्द है, पुत्र क्या है, एक शब्द है। ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनाया, एक नया शब्द बनाया जिसे राजपुत्र बोलते हैं। तो दोस्तों राजा एक शब्द, का एक शब्द, पुत्र एक शब्द, ये शब्द आपस में मिलकर क्या बनाया, नया शब्द बनाया। क्या और समास के बारे में क्या हमने पढ़ा कि समास का मतलब होता है कि घटा देना, या फिर वाक्यों को या शब्दों को घटा देना ही, कम करना ही क्या होता है, समास कहलाता है। तो राजा का पुत्र, इसका मतलब क्या हुआ कि पुत्र जो है वो राजा का है। तो इससे बढ़िया हम इसको ना बोल करके, इतना लंबा वाक्य को ना बोल करके सीधा हम क्या बोलेंगे, एक शब्द में राजपुत्र। क्योंकि राजपुत्र का मतलब भी होता है कि राजा का पुत्र, और राजा का पुत्र का मतलब भी होता है कि पुत्र किसका है, राजा का है। और राजपुत्र का मतलब भी क्या होता है कि पुत्र राजा का है। तो क्या किए, इसको हम घटा दिए, घटाना ही समास कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी शब्द को घटा देंगे या फिर छांट देंगे उठा उठा के, उसी को बोलते हैं समास। आई होप आपको यहाँ क्लियर समझ में आया होगा। चलिए इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए इसके भेदों में पढ़ेंगे, और साथ ही में भेद के साथ साथ इनका जो विग्रह है वो भी करते जाएंगे साथ ही में, क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर समास के कितने भेद होते हैं। देखिए समास के जो है हिंदी व्याकरण में वो 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, छठा है आपका तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इन समासों को चलिए आइए डिटेल में समझते हैं, और साथ ही में इनका एग्जाम्पल को देखते हुए इनका विग्रह भी करेंगे, और उन्हीं एग्जाम्पल्स को देखेंगे जो एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारा द्वंद्व समास। दोस्तों द्वंद्व समास होता क्या है, देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोस्तों जिस शब्द में दोनों पद प्रधान हो, यानी इसमें दो पद रहेगा और दोनों ही पद क्या होगा, प्रधान होगा। प्रधान का मतलब होता है कि वैल्यू, इसका प्रायोरिटी, दोनों का ही वैल्यू सेम रहेगा, दोनों का ही बराबर रहेगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे भाई बहन। तो दोस्तों भाई और बहन, देखिए इसका जब विग्रह करेंगे तो ये भाई और बहन आता है, क्योंकि भाई बहन बीच में डैश है, तो इसका विग्रह जब करेंगे तो भाई और बहन आएगा। तो दोस्तों भाई और बहन में दोनों का प्रायोरिटी कितना है, सेम ही है, कि कोई किसी का प्रधानता कोई ज्यादा नहीं है, वैल्यू कोई ज्यादा नहीं है, सेम ही है। देखिए जितना वैल्यू भाई का है उतना वैल्यू बहन का भी है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तो क्लियर समझ में आया होगा। देखिए गंगा यमुना, बीच में क्या है आपका डैश है। तो दोस्तों इसका जब विग्रह करेंगे तो गंगा और यमुना होगा। तो गंगा और यमुना दोनों का ही प्रायोरिटी जो है, प्रधानता जो है वो सेम ही है दोनों पद के लिए। पद क्या है, एक गंगा और यमुना, दो पद है और दोनों का पद क्या होगा, प्रधानता सेम ही रहेगा। उसी को बोलते हैं द्वंद्व समास। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अगला जो है दूसरा, वो है आपका द्विगु समास। द्विगु समास होता है क्या, चलिए सबसे पहले इसके परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। दोस्तों ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। द्विगु समास का मतलब होता है कि देखिए इसमें दो पद रहेगा और पहला पद जो होगा वो क्या होगा, वो आपका संख्यावाची होगा। और संख्या का मतलब क्या था, नंबर। 1 2 3 4 5 जितना भी होगा समझ लीजिए आपको वो क्या है, वो आपका नंबर है और संख्या है, उसी को बोलते हैं द्विगु समास। चलिए इसको उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए
जैसे क्या हुआ नवरात्र। दोस्तों नवरात्र, देखिए नौ एक पद है, दूसरा एक पद है, क्या है, रात्र है। तो क्या बोला कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला वाला पद, ये जो नौ लिखा हुआ है वो क्या है, संख्यावाची है, क्योंकि नौ का मतलब क्या होता है, नौ। नवरात्र का जब विग्रह करेंगे तो नवरात्र का मतलब क्या होता है कि नौ रात्रियों का समूह। नवरात्र मतलब होता है नौ रात्रियों का समूह। तो इसमें नौ आया कि नहीं, तो ये संख्या है, संख्या को दर्शा रहा है, उसी को बोलते हैं द्विगु समास, जिसका पहला पद ही क्या रहेगा, संख्यावाची होगा, जिसमें नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 कितना भी हो सकता है। जब भी नंबर दे दिए, जब भी नंबर दिया रहेगा, समझ जाइए क्या कौन सा समास है, वो द्विगु समास है आपका। देखिए शताब्दी, 100 वर्षों का समाहार। दोस्तों शताब्दी में क्या होता है, 100 वर्षों का समाहार। देखिए शताब्दी, शत में क्या होता है कि 100 होता है, शत का मतलब 100, तो 100 आया कि नहीं, नंबर आया कि नहीं, उसी को बोलते हैं द्विगु समास। अब देखिए 8 अन्य, 8 अणु का समूह, इसका जब विग्रह करेंगे तो उसको बोलते हैं 8 अणु का समूह। तो इसमें 8 आया, नंबर कितना आया, 8 आया, तो संख्यावाची। कौन सा संख्यावाची, देखिए पहला पद, ये दूसरा पद अन्य है, ये वाला पहला पद क्या है, 8 है। यानी पहला पद क्या बोल दिया है कि जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची हो, तो संख्या कितना है, 8 है, 8 अन्य है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरा भेद की ओर। तीसरा भेद है आपका बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होता था, पदों के आपस में मिलने से एक तीसरा पद बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। दोस्तों जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, यानी किसी का प्रायोरिटी या किसी का वैल्यू ज्यादा नहीं रहेगा, दोनों क्या होगा, अप्रधान होगा, यानी किसी का वैल्यू नहीं रहेगा उसमें, किसी का ज्यादा या किसी का कम नहीं, दोनों का समी रहेगा या फिर दोनों का नहीं रहेगा, उसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। और पदों के आपस में मिलने से, यानी एक पद को दूसरे पद से अगर मिला देंगे तो इससे एक तीसरा पद बन जाएगा, यानी तीसरा मीनिंग की ओर, मतलब की ओर इशारा करेगा, उसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। आइए वो कौन सा पद है जिसको मिलने से तीसरा पद बनता है और उसका मीनिंग निकलता है, उसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास, जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, इसका उदाहरण को देखते हैं कि चक्रधर। दोस्तों चक्रधर, इसका देखिए चक्र है पहला पद, दूसरा है धर, इसमें दोनों ही पद अप्रधान है, यानी किसी का प्रायोरिटी, किसी का वैल्यू ज्यादा नहीं है। अब इसका विग्रह में समझते हैं। चक्र को धारण करने वाला। दोस्तों चक्रधर का जब विग्रह करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि चक्र को धारण करने वाला। तो दोस्तों देखिए चक्र और धर ये दोनों पद है, ये दोनों पद आपस में मिल जाने से एक तीसरा पद बनेगा। वो पद क्या है, देखिए चक्र को धारण करने वाला, ये क्या आपका विग्रह है, लेकिन चक्र को कौन धारण करता है, विष्णु भगवान धारण करते हैं कि नहीं, तो तीसरा पद क्या आया, विष्णु भगवान आए। इसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास, जो दो पदों के आपस में मिलने से तीसरे पद की ओर इशारा करता है, उसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए नीलांबर, देखिए नीलांबर, नीला है जिसका अंबर, नीलांबर नीला है जिसका अंबर। तो दोस्तों जिस किसका अंबर नीला रहता है, वह कृष्ण भगवान का, इसका जो अंबर होता है वो नीला होता है। तो पदों के आपस में मिलने से देखिए नीला और अंबर आपस में मिलने से किसके ओर इशारा कर रहा है, तीसरा पद की ओर। तीसरा पद ये है हमारे कृष्ण भगवान, उसी को बोलते हैं जिसका कुछ तीसरा पद में मीनिंग होना चाहिए, इशारा करना चाहिए, उसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तो दोस्तों उदर जिसका, लंबा किसका उदर होता है, गणेश भगवान का जो उदर होता है उसी को, उसको वो क्या होता है, वो लंबा होता है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अब चलते हैं चौथा इसके भेद की ओर। अब समझते हैं चौथा भेद यानी प्रकार कर्मधारय समास। दोस्तों देखिए जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं कर्मधारय समास। यानी इसमें जो दो पद होगा, ये पहला पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता को बताएगा, उसके गुणों को बताएगा। चलिए इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए महात्मा, ये क्या है दोस्तों, एक पद है आत्मा प्लस महान, ये क्या हुआ, दो पद है और दोनों पद की जो इसका जो विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, महान आत्मा, यानी आत्मा कैसा है, महान है। तो दोस्तों आत्मा का विशेषता कौन बताया, इसने महान की, आत्मा कैसा है, महान है। तो एक पद क्या बताया, दूसरे पद की विशेषता बताया, पहला पद आत्मा और दूसरा क्या है, महान। वही होता है कर्मधारय समास, जो एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता को बताएगा। दोस्तों आत्मा कैसा, महान है, यानी आत्मा के गुण को बता रहा है, विशेषता को, कि आत्मा कैसा है, महान है। देखिए नील कमल, कमल कैसा है दोस्तों, वो है नीला कमल, यानी कमल जो है वो कैसा है, नीला है। तो कमल की विशेषता क्या हुआ कि नीला है, उसी को बोलते हैं कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला कंठ, यानी कंठ कैसा है, नीला है, यानी ब्लू है, उसी को बोलते हैं कर्मधारय समास। जो एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता को। जैसे कंठ एक पद है, दूसरा पद है नीला, तो कंठ का विशेषता कौन बताया, ये नीला बताया कि नहीं, यानी एक ये जो पद है ये इसका विशेषता बताया कि कंठ कैसा है, नीला है, उसी को बोलते हैं कर्मधारय समास। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए पांचवा जो है वो अब यही भाव समास है। यह होता क्या है, तो चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं कि जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
दोस्तों अब यही भाव समास का मतलब होता है कि जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो। अब समझते हैं कि अव्यय क्या होता है। दोस्तों अव्यय वे शब्द होते हैं जिसका रूप कभी बदल ही नहीं सकता है। कभी कभार क्रिया विशेषण या फिर लिंग का जो होता है वो बदल जाता है, लेकिन ये अवयव जो होता है वो कभी बदल नहीं होता है, सदा सेम ही रहता है सभी के लिए। देखिए अब इसके उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं इसको और भी अच्छे तरीके से। देखिए प्रतिवर्ष, इसका जब विग्रह करेंगे वो होगा प्रत्येक वर्ष। दोस्तों विग्रह करने का मतलब होता है कि समास को और भी अच्छे तरीके से संक्षेप में करना या फिर उसको तोड़ देना, उसी को बोलते हैं समास। और विग्रह में तो आप देख ही रहे हैं कि प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, इसको क्या किए, इसको तोड़ दिए। तो प्रतिवर्ष यानी क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष। देखिए इसमें जो प्रति है, पहला पद जो है, क्या बोला कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो। पहला पद देखिए अव्यय ये है प्रति। प्रति क्या है, ये अव्यय हो। देखिए इसमें अव्यय में आप पढ़े होंगे जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय होता है। उपसर्ग और प्रत्यय जो फर्स्ट में लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है। तो इसमें प्रति जो है क्या है, ये शब्द है, ये क्या है, ये पहले लगने वाला है। जैसे प्रतिवर्ष, प्रत्येक दिन, उसी को बोलते हैं। जैसे प्रतिपादन, उसी को बोलते हैं ना कि उपसर्ग, तो ये प्रत्यय में आ जाता है। तो प्रत्यय क्या है हमारा, ये प्रत्यय है। ये एक शब्द है। देखिए पहले पद में क्या लगा, ये प्रति लगा, और दूसरा पद वर्ष है। तो दूसरा पद की प्रधानता को बताएगा। दूसरा पद प्रधान हो यानी वर्ष, इसमें जो साल है इसका प्रधानता, इसकी प्रायोरिटी, इसका वैल्यू ज्यादा दिया गया है दूसरे पद की। और पहला पद तो आप देख ही रहेंगे प्रत्यय है। और इसका जब विग्रह करेंगे तो प्रत्येक वर्ष आया। इसी तरह प्रतिदिन, इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, प्रत्येक दिन। और दोस्तों देखिए अव्ययी भाव समास में और एक आपको बता देते हैं कि अव्ययी भाव समास में जब भी बार बार रिपीट हो कोई भी चीज, कोई भी शब्द बार बार रिपीट होता है, तब भी वह अव्ययी भाव समास में ही आएगा। जैसे कभी कभी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इसी को बोलते हैं अव्ययी भाव। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए छठा जो है वो तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास होता है क्या, देखिए कि जिस समास का विग्रह करने पर बीच में कारक आता हो, दोस्तों उसी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों क्या बोला कि जिस समास का विग्रह करने पर, यानी जिस समास को तोड़ने पर क्या आएगा, वो बीच में कारक आ जाता है। अब ये कारक क्या होता है, देखिए कारक तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और भी बहुत सारी चीजें होती है कारक जो बीच में यूज की जाती है। तो इसमें कहाँ यूज होता है, उपयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल में देखिए गौशाला, तो गौशाला का जब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा कि गाय के लिए शाला। देखिए के लिए आया, के लिए, ये दोस्तों क्या, ये कारक है जो बीच में आया। जैसे गौशाला, तो गाय के लिए शाला। शाला क्या होता है कि गाय जहाँ रहती है, जिसको ग्वाहल बोलते हैं खट्टा में, या फिर बंगाल में जो देहात लोग बोलते हैं ग्वाहल बोलते हैं उसको। तो गाय के लिए शाला, जहाँ गाय रहती है। उसी तरह लोकप्रिय यानी लोगों में प्रिय, ये जो में है बीच में आया कि नहीं, ये कारक है जो बीच में आता है। किसके बीच में, तत्पुरुष समास के बीच में। देखिए रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, जो रोगी आदमी होता है वो किससे ग्रस्त होते हैं, रोग से ग्रस्त होते हैं। तो ये जो से आया, ये क्या है आपका, ये है दोस्तों आपका कारक जो तत्पुरुष समास के बीच में आता है। क्या बोला कि जिस समास का विग्रह करने पर, यानी जिसको जब तोड़ेंगे जब समास को, तो बीच में क्या आएगा, कारक आएगा। जैसे जैसे लोकप्रिय, इसको जब तोड़ेंगे तो लोगों में प्रिय, यानी कोई प्रिय आदमी कब होता है कि जब बहुत सारे भीड़ों में कोई एक प्रिय होता है, यानी फेमस होता है। तो बीच में आया, तो बीच में क्या आएगा कि रोग में या फिर लोगों में क्या आएगा दोस्तों, कि लोगों में प्रिय, उसी को बोलते हैं तत्पुरुष समास। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, शुरू से देखें, तभी आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।